प्रधानमंत्री ने जिस संविधान की बात की और जिस संविधान को चूमा, ये वही भाजपाई हैं जिनके पूर्व सांसद अयोध्या के लल्लू सिंह संविधान बदलने के लिए वोट मांग रहे थे। आप बताइए ना, भाजपा में दर्जनों भर ऐसे नेता हैं जिनकी मंशा संविधान बदलने की थी। हिंदुओं का नेता वही बन सकता है जो हिंदू परिवार को भरण पोषण की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो ये वायु प्रदूषण से हिंदू समाज को मुक्ति दिलाएगा, जो जल प्रदूषण से दिलाएगा। भाजपा नेताओं के ज्ञान की जरूरत नहीं है। भारत ज्ञानियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। गृह मंत्री अमित शाह के विवादित बयान के बाद अब सियासत यूपी तक सुलगने लग गई है। बाबा अम्बेडकर का अपमान करना क्या बीजेपी के लिए भारी पड़ता जा रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ जहां सुप्रीमो मायावती ने ये चेतावनी दे दी है भारतीय जनता पार्टी को कि अब अमित शाह माफ़ी मांगे, नहीं तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वो पूरा मोर्चा खोल देगी। तो उसी के साथ साथ सपा पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई दिखाई दे रही हमलावर है। तो अभी सवाल उठने लग गया है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ होगा, जहां दलित वोट सबसे ज़्यादा है और दलितों के भीतर जो रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लगातार बयान के बाद से ही, तो क्या अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? दूसरी ओर भागवत जी बयान या संदेश जो दे रहे हैं वो किसके लिए है कि हिंदू मुस्लिम या फिर मंदिर मस्जिद की राजनीति कर कौन हिंदुओं का नेता बनने वाला है या बनना चाहता है, इसी को लेकर चर्चा करते हैं। पंकज त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे? अमित शाह का एक विवादित बयान दिल्ली से लेकर यूपी हो या पूरे देश की सियासत में खलबली आ गई है, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बयान एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत अमित शाह के द्वारा दिया गया है और जो संसद भवन में घटनाएं हुई, ये घटनाएं जानबूझकर कराई गई। पहली बात, ये कहते हैं कि अंबेडकर नाम लेना फैशन हो गया। तो अमित शाह जी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर भारत में रहना है तो आपको अंबेडकर कहना होगा, वरना आप देश छोड़कर चले जाइए। इस देश में आपके लिए जगह नहीं है। और आप बात कहते हैं, गोपाल जी ने एक किताब लिखी, कमलकांत जी ने 1952 में चिट्ठी का जिक्र किया, जिसमें डांगे और सावरकर ने बाबा साहब अंबेडकर को मुंबई के उत्तर सुरक्षित सीट से हराने का काम किया। सावरकर कौन है आप बताइए ना। अरे आप तो वो लोग हैं, आपके DNA खराब है। आप वो लोग हैं जो बाबा साहब का पुतला जलाते थे, घरों पर तिरंगा नहीं फहराते थे और आप अपने पैरों तले तिरंगे को रौंदते थे। शर्म आनी चाहिए। आज वो लोग बयान दे रहे हैं जिनके बाप दादा पुरखों ने गोरे अंग्रेजों की दलाली की और गार्ड की नौकरी ली। आज वो, उनको क्या पता है कि देश कैसे आज़ाद हुआ, देश किन किन लोगों की कुर्बानियों की बदौलत आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी कोई दहेज में नहीं मिली थी। हमारे आपके पुरखों ने बलिदान दिया था। जालियांवाला बाग नरसंहार देख लीजिए, 1857 का सिपाही विद्रोह देख लीजिए, शहीद बुद्धू भगत का आंदोलन देख लीजिए। पूरे देश के लोगों ने, सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, तब जाकर देश आज़ाद हुआ। क्या जाने अमित शाह, सर में बाल नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, बक 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 बकता रहता है। अरे ये एक अपराधी है, तारीपार था, ये गुजरात में रहने लायक नहीं था। एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत जब जिस दिल्ली में अमित शाह रहता है, अरे अमित शाह जी शर्म नहीं है? आपका पर्यावरण मंत्री कहाँ है? क्या गर्भ के बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सभी पर्यावरण जो दूषित है, जिसके कारण मौत के मुंह में समा रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। बेरोजगारी का कोई जिक्र नहीं है। पंकज जी लीजिए ना, रुपया 85 के पार कर गया, क्या 100 के पार करके शतक लगा के मानेंगे मोदी जी? खाते थे भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है? रुपया गिरता है। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिर जाता है। तो आज बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी का चरित्र गिर गया है, 85 पार कर गया रुपया, कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़े देख लीजिए, लोग घर में 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे। जानबूझकर हमारे किसान नेता अनशन पर बैठे हुए हैं, किसानों पर गोले छोड़े जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दिया। ये देश के आपके बाप दादाओं ने दहेज में लाया था, हमारे आपके पुरखों ने कुर्बानी दी थी।
आप किसानों के मुद्दे पर नहीं बोलते, आप बेरोजगारी पर नहीं बोलते, आप महंगाई पर नहीं बोलते, आप मणिपुर पर नहीं बोलते। इन सभी घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए पिछले बार दिल्ली दंगे को अंजाम दिया गया था, इस बार संसद भवन की घटना को अंजाम दिया गया। एक बात बताइए, वो सारंगी के बारे में आप लोग कहते हैं, सारंगी उड़ीसा में बजरंग दल का प्रदेश संयोजक था। उसने किन किन लोगों को जिंदा जलाया, और हल्का हॉस्पिटल में गया, पूरा पट्टा बन गया, अब कुछ ही देर के बाद वो पट्टा खुल गया, आईसीयू में गया हुआ आदमी आईसीयू में पहुंचा दिया। बताइए, ऐसा एलओपी का ये बिहेव सही है क्या? एक गलत है ये सरासर जानबूझकर भाजपा के लोगों ने करोड़ों रुपए प्रतिदिन खर्च होने वाले संसद को बाधित किया। अमित शाह जी, जवाब दीजिए दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर। ऐसा कोई गली नुक्कड़ नहीं है जहां पॉकेट मार नहीं होता है, जहां बाइक सवार छीनने वाले लोग नहीं होते हैं। दिल्ली के होटलों में सेक्स रैकेट नहीं चलता है, ड्रग्स रैकेट नहीं चलता है। आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, दिल्ली क्राइम कैपिटल हो गया है। आप जवाब देने के बजाय लेकिन क्या पंकज जी, अमित शाह का ये बयान यूपी सरकार के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब तो देखिए यूपी सरकार खतरे में आ गई है, मायावती अलग चेतावनी दे रही है, सपा पहले से ही मोर्चा खोल चुका है। देखिए, ये सावरकर के लोग हैं, ये जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे, ये उनकी औलादे हैं। इनको देश के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इनका डीएनए खराब है। ये बात करते हैं ये देश अमन शांति से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सांप्रदायिक सौहार्द से चलेगा। इस देश को जरूरत इस प्रदूषण से मुक्त कराने की है, इस देश को जरूरत बेरोजगारी मुक्त कराने की है, लोगों की महंगाई से मुक्ति दिलाने की है, किसानों को एमएसपी दिलाने की है, छात्र नौजवानों के लिए स्कूल कॉलेज अस्पताल खोलने की है। ये जानबूझकर योगी जी तो जज का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश बहुसंख्यकों किससे चलेगा। सुनिए, तो को बात बताइए, ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? अरे लोकतंत्र में देखिए बहुसंख्यकों का कर्तव्य होता है। हम बांग्लादेश में के हिंदुओं पर भी अत्याचार हो रहा, हम बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं का भी हम करते हैं समर्थन कि भाई उनके ऊपर ज्यादती हो रही है। ऐसे ही देश में, हमारे देश में हम हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धों को, जैनों को सुरक्षा देना हम बहुसंख्यकों का कर्तव्य है। कोई कमजोर को, हमारा धर्म, जिस सनातन धर्म की बात होती है, हमारा धर्म 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। हमारे धर्म में हर 84 लाख योनि में जन्म लिए हुए लोगों के सुरक्षा की बात की जाती है। वो है सनातन परंपरा। सनातन परंपरा का मतलब हिंसा नहीं, नफरत नहीं। सनातन यूपी के अंदर दलित सड़कों पर आ गए, जिस तरीके से रोष प्रदर्शन उनका देखने को मिल रहा है बाबा साहेब के अपमान को लेकर, योगी सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी? देखिए, इनका सत्ता से जाना तय है। ये हर मस्जिद में, मजार पर मंदिर ढूंढते फिरते हैं। अरे भाई, मंदिर का आपके बाप दादाओं ने बनाया था, वो मंदिर तो पहले से था। जिन मंदिरों को खोजने का एजेंडा मीडिया चला रही है, एक बात बताइए, राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, राजनाथ सिंह जी थे, कल्याण सिंह थे, तो उस समय मंदिर क्यों नहीं मिला? आप हमको एक बात बताइए। तो ये उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ, जो एक अपराधी है, जिस पर 70 से अधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज है, एक गुंडा मवाली की बात पर देश चलेगा? अरे देश, ये मुख्यमंत्री है वो सूबे के। भाई बात यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या आप कितने आदमी को देखे होंगे, अमृतपाल चुनाव जीत के आया कि नहीं आया, राशिद जी चुनाव जीत के आया कि नहीं आया? तो कोई अपराधी, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव जीत के आ गया, इसका मतलब वो अपराधी नहीं है। एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए, चुनाव जीत जाना अलग मायने है। हमारे देश में एनसीआरबी का डाटा कहता है 80% सांसद अपराधी हैं, जिन पर बलात्कार की घटनाएं हैं, जिन पर चोरी, दुकान लूटने, खुद गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक दुकानों में लूटपाट करता था लोगों से। योगी जी तो अपराध खत्म करने का दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। कौन सा अपराध खत्म हो गया? आए दिन उत्तर प्रदेश का पुलिस गहना जेवर ले रहा है। उत्तर प्रदेश के पुलिस अपराध का सरगना, मास्टर माइंड उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ है। हमें तो लगता है कि वो जो नीचे जो क्राइम हो रहा है, वो पैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक जाता है, गृह मंत्री तक जाता है, नहीं तो क्राइम नहीं हो सकता है। क्राइम कैसे हो रहा है? और क्राइम की बात कहते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दुकानदार सुरक्षित नहीं है, छात्र नौजवान सुरक्षित नहीं है। कौन सा अपराध खत्म कर दिए आप?
आपके ही पार्टी के, अभी आपने देखा होगा चुनाव में सिपाही सिंह वोट मांग रहा था, तो कौन रिश्तेदार है योगी का? फिर अपराध कहाँ खत्म हुआ? और हमने देखा कि कांग्रेस यूपी जो अध्यक्ष है उनके कार्यकर्ता की जान भी चली गई प्रदर्शन के दौरान, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो यूपी सरकार बहुत कुछ कहती है। एक बात बताइए, जब लॉ एंड ऑर्डर है तो हाथरस घटना आपको मालूम है? बहन मनीषा के परिवार के लोगों को इंसाफ मिला क्या? उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला बता दीजिए जिस कोई भी हर घंटे 3 से 4 महिलाओं के बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। जाकर देखिए, वहाँ दुकानदार आशंकित है, दुकान में घुसकर लोग लूटपाट कर रहे, लोग कैसे जीवन जी रहे। इस सरकार इतनी निकम्मी है, पता नहीं कौन सा दूरबीन लगाता है, कौन सा नशा करता है, जिसको अपने ही प्रदेश की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है। दलितों को लेकर फिर से आ जाते हैं, क्योंकि अब मायावती ये कह रही है कि अमित शाह माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगते तो देशव्यापी आंदोलन वो छेड़ देंगी। देखिए, ये चेतावनी कितनी असरदार है? माफी तो प्रधानमंत्री को भी मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस संविधान की बात की और जिस संविधान को चूमा, ये वही भाजपाई हैं जिनके पूर्व सांसद अयोध्या के लल्लू सिंह संविधान बदलने के लिए वोट मांग रहे थे, मृदा वोट मांग रही थी। आप बताइए ना, भाजपा में दर्जनों भर ऐसे नेता हैं जिनकी मनसा संविधान बदलने की थी। ये तो देश की जनता का, जिन्होंने भाजपा को औकात दिखा दी, वरना ये संविधान बदल दिए होते। और संविधान इनके बाप दादाओं की भी औकात नहीं है, इनकी 7 पुश्तें इस मिट्टी में दफन हो जाएंगी, फिर भी ये संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। ये भारत है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो सनातन जगाने निकली हुई है। कौन सा सनातन जगा रहे हैं? सनातन मतलब समझते हैं, देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। आज ये पर्यावरण को लेकर जो वातावरण दूषित है, उससे सबसे ज़्यादा हिंदू मौत के मुंह में समा रहे हैं। हमारी गर्भवती माताएं बहनें जो अपने गर्भ में बच्चों को पाल रही हैं, उस ये वायु प्रदूषण का शिकार हो रही हैं, महंगाई का शिकार हो रही हैं, वो कुपोषण के शिकार हो रही हैं। तो आप 80% आबादी हिंदू की है, 7% 10% मुसलमान के चाबी टाइट करने के चक्कर में हम हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेल दीजिएगा। ये देश का आपके बाप दादा का है? अरे देश हमारा है, देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। जितना कॉरपोरेट घरानों को इन्होंने पैसे माफ़ किए, आप बता दीजिए एक बात, अगर उतने पैसों का अगर सनातन हिंदू धर्म के लोगों को एक उन्नत किस्म का गौ माता भी दान दिए होते तो ये देश दूध दही से नहा रहा होता। आप बताइए ना, बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं आप। योगी का खास आदमी था कौन? जोशी, पूरन जोशी। अब एक गाय का वजन कितना होता है आप बताइए? 500 किलो। तो कम से कम 26 से 30 हजार गाय को मारा गया होगा, तब ना 132 टन बीफ मिला ग्रेटर नोएडा में। कौन लोग हैं भारत को नंबर 1 बनाने वाले? कौन लोग हैं जो गाय का मांस बेचते हैं? आप बताइए ना। और कौन लोग पार्टी है जो बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा लेती है? भाजपा ने लिया है, पाकिस्तान से चंदा लिया है, इन्होंने बीफ कंपनियों से चंदा लिया है। ऐसी कोई कंपनियां नहीं है जो देश के लुटेरों से, जो देश को लूटने में सहायक थी, उन सब से भाजपा ने चंदा लिया है। फिर आप चंदे पलट के उधर मोहन भागवत जी देखिए ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान में किसके लिए संकेत है कि अब हिंदुओं के लिए नेता बना जा रहा मंदिर मस्जिद ढूंढकर? आखिर ये संकेत क्या है? ये कोई संकेत नहीं है। मोहन भागवत एक मतलब बगैर यूज का व्यक्ति है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अरे भाई, मोहन भागवत को कहिए, वो कहते थे 3 दिन में हम सेना बना लेंगे। तो अगर माँ ने दूध पिलाया तो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाइए ना। क्या आपने माँ का दूध नहीं पिया? क्या हिंदू खतरे में है बांग्लादेश में? आपका आरएसएस क्या कर रहा है? बात यह है कि ये एक सुरसुरी छोड़ता है। हम कहते हैं हर आदमी मंदिर ढूंढ रहा है, वो हिंदुओं का नेता बनना चाह रहा है। हिंदुओं का नेता वही बन सकता है जो हिंदू परिवार को भरण पोषण की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो ये वायु प्रदूषण से हिंदू समाज को मुक्ति दिलाएगा, जो जल प्रदूषण से दिलाएगा, जो तिरुपति बालाजी में गाय की चर्बी का घी बेचने, जो सप्लाई करने वाले लोगों को दंडित करेगा, तो उससे आप चंदा खाइएगा, उससे हिंदू धर्म आहत नहीं होता है। अगर आप सोचिए कि अगर भाजपा की सरकार केंद्र में ना होती, अगर जगनमोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू भाजपा के राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं होते, तो क्या तिरुपति बालाजी में जो गाय की चर्बी से बना हुआ घी में लड्डू परोसा गया, आज सारे भाजपाई नाक दर रहे होते, यहाँ
सड़कों पर चाट रहे होते जीव लेकर, तब तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाता। अब ना अमित शाह को धर्म खतरे में नजर आ रहा है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आ रहा है, ना नड्डा को आ रहा है। नड्डा का देखिए, नड्डा इतना, जिस बिहार में उसके बाप काम करता था, नौकरी करता था, जिस बिहार में नड्डा की परवरिश हुई, अब वो कह रहा है पूर्वांचल के लोग रोहिंग्या हैं। अरे शर्म नहीं कहते हो? तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा पूरा परिवार का परवरिश बिहार में हुआ और तुम बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोहिंग्या कहोगे? हैं? आप एक बात बताइए, क्या ये बयान यूपी में सबसे ज्यादा घातक साबित होने वाला है? बिल्कुल। इन नेताओं के बरबोले नेता, जो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के डीएनए वाले लोग हैं, इनको औकात दिखा देगी। हम रोहिंग्या नहीं हैं, हमारा इतिहास है यूपी बिहार का, हमने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और भाजपा नेताओं के ज्ञान की जरूरत नहीं है, भारत ज्ञानियों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है, स्वतः जानती है, हर आदमी यहाँ बुद्धिमान है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए पंकज त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। हालांकि अमित शाह के बयान के बाद जो चिंगारी है वो उत्तर प्रदेश में बाखूबी देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब जनता के बीच रोष बढ़ता जा रहा है। दलित समाज में नाराजगी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान आखिरकार संसद के अंदर कैसे कर देते गृह मंत्री। इसी को लेकर सियासत भारी है। मायावती की चेतावनी कितना असर करती है देखना होगा। आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर बढ़ती है ये देखना होगा। फिलहाल